हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की घटना चक्र सीरीज़ का आज हमारा पार्ट नंबर 5 है। फोर पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें, और आगे जो भी क्वेश्चंस आए हैं अब उन्हें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। यानी जो घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी खाद्य श्रृंखला में जो ये विभिन्न घटक हैं उनका हमें सही क्रम बताना है। ऑप्शन है ए घास, टिड्ढा, मेंढक और सर्प। ऑप्शन बी घास, टिड्ढा, सर्प और मेंढक। ऑप्शन सी टिड्ढा, मेंढक, सर्प, घास और सर्प। और ऑप्शन डी टिड्ढा, सर्प, मेंढक और घास। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए घास, टिड्ढा, मेंढक और सर्प। किसी भी घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो खाद्य श्रृंखला का इनमें से सही क्रम होगा वो होगा घास, टिड्ढा, मेंढक, सर्प। किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले क्रम पर आते हैं उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तो इनमें जो घास है, घास उत्पादक है। घास को खाता है टिड्ढा, टिड्ढा प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्ढे को खाता है फिर मेंढक, मेंढक द्वितीयक उपभोक्ता है। और मेंढक को खाता है फिर सर्प, सर्प तृतीयक उपभोक्ता है। तो हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एक्सप्लेनेशन है, खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। घास जो कि उत्पादक है, टिड्ढा जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, मेंढक जो द्वितीयक उपभोक्ता है, और उसके बाद सर्प, मेंढक को खाता है सर्प जो कि तृतीयक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? ऑप्शन है ए घास, गेहूं, आम। ऑप्शन बी घास, बकरा, आदमी। ऑप्शन सी बकरा, कौआ, हाथी। और ऑप्शन डी घास, मछली, बकरा। और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घास, बकरा और आदमी। घास को खाता है बकरा, बकरे को खाता है आदमी। तो खाद्य श्रृंखला का इनमें से जो निर्माण करता है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन है इसकी। दिए गए विकल्पों में घास, बकरा और आदमी ही खाद्य श्रृंखला को सही रूप में प्रतिबिंबित करते हैं। खाद्य श्रृंखला का जो क्रम स्टार्ट होता है वो क्रमशः प्राथमिक उत्पादक, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता होता है। इसमें जो घास है वो प्राथमिक उत्पादक है, बकरा प्राथमिक उपभोक्ता है यानी शाकाहारी है, वो घास को खाता है, और आदमी द्वितीयक उपभोक्ता है, वो बकरे को खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? ऑप्शन है ए वायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी जीवाणु और ऑप्शन डी जानवर। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय संघटक नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वायु। वायु पारिस्थितिकी तंत्र का अजीवीय संघटक है, ना कि जीवीय, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जबकि वनस्पति, जीवाणु और जानवर ये पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक हैं। एक्सप्लेनेशन है, जीवीय संघटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स ऐसी जीवित वस्तुएं हैं जो कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती हैं, और वायु जीवीय संघटक नहीं है बल्कि अजीवीय संघटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पारितंत्र में जो खाद्य श्रृंखला है उससे रिलेटेड 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है
जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोषित होती है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम को बताती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार के द्वारा पोषित होती है। कथन नंबर 2 है, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। तो कथन नंबर 2 हमारा गलत है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला एक जाति नहीं बल्कि विभिन्न जातियों की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है, इसलिए कथन नंबर 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो कि दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्या का निदर्शन नहीं करती जो कि दूसरों के द्वारा खाई जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला में होता है जिसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? पारितंत्र में जो ऊर्जा का अंतरण होता है, ऊर्जा का जो रूपांतरण होता है, यह ट्रांसफर होता है, वो क्रमबद्ध स्तरों की एक श्रृंखला के रूप में होता है जिसे हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीव, जिसमें आते हैं पेड़ पौधे और जंतु, अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है और खाद्य श्रृंखला में जीवों की निर्भरता का विश्लेषण नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं? प्राथमिक उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो शाकाहारी होते हैं। तो इनमें से कौन से प्राथमिक उपभोक्ता हैं? नंबर 1 है चींटी। चींटी प्राथमिक उपभोक्ता में भी शामिल की जाती है। चींटी प्राथमिक उपभोक्ता भी होती है और अपघटक भी होती है। तो चींटी को प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता में भी शामिल किया जाता है, क्योंकि चींटी पेड़ पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है और अपघटक की श्रेणी में भी आती है, क्योंकि ये मृत जीव जंतुओं का अपघटन भी करती है। इसलिए चींटी को दोनों में शामिल किया जाता है। तो चींटी प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आती है। नंबर 2 है हिरण। हिरण प्राथमिक उपभोक्ता होता है क्योंकि हिरण शाकाहारी है। नंबर 3 है लोमड़ी और नंबर 4 है बाघ। ये दोनों ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1 और 2 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाता है चींटी और हिरण को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, किसी खाद्य श्रृंखला में मुख्यतः शाकाहारी प्राणी ही प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। हिरण शाकाहारी प्राणी है इसलिए प्राथमिक उपभोक्ता है, और चींटी अपघटक यानी कि डीकम्पोजर और प्राथमिक उपभोक्ता दोनों की श्रेणी में आती है, क्योंकि यह पौधों को खाकर सेलुलोज से ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कारणोंवश यदि तितलियों की जाति यानी तितलियों की स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? हमें बताना है कि यदि तितलियों की जाति की संख्या गिर जाती है, उसमें बड़ी गिरावट हो जाती है, तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? कथन नंबर 1 है, कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगर किसी कारण से तितलियों की जाति की संख्या कम हो जाती है तो पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव यानी कि नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि तितलियां कुछ पौधों के परागण में मदद करती हैं। कथन नंबर 2 है, कुछ कृषि पौधों में कवकीय संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकता है। तो ये कथन हमारा गलत है। तितलियों की जातियों की संख्या में गिरावट से इसका लेना देना नहीं है। कथन नंबर 3 है, इसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट हो सकती है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि तितलियां जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें एक लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। वो बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों और सांपों के लिए क्या भोजन का काम करती हैं। इसलिए अगर तितलियों की जातियों की संख्या में गिरावट होती है तो वो उसके कारण बर्रों, मकड़ियों, पक्षियों इन सब की संख्या में गिरावट हो सकती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं।
एक्सप्लेनेशन है, तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य यानी कि लोअर मेंबर के रूप में काम करती हैं और यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेंढक, सर्प इत्यादि का भोजन है, इसलिए तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन में मानव है। ऑप्शन है ए, एक निर्माता, ऑप्शन बी केवल प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी केवल द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता। मानव को फूड चेन में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब मानव पेड़ पौधों का फल फूल का संग्रह करता है, फल फूल खाता है, पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करता है, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। और जब मानव मांस से अपना भोजन प्राप्त करता है, तब मानव को द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसलिए खाद्य श्रृंखला में यानी कि फूड चेन में जो मानव होता है वो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों ही उपभोक्ताओं की श्रेणी में शामिल किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि शाक सब्जियों का सेवन करने पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता, जबकि मांस भक्षी होने पर द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन है ए फाइटोप्लैंक्टन्स, ऑप्शन बी समुद्री अपतरण, ऑप्शन सी समुद्री आवृत बीजी और ऑप्शन डी जलीय ब्रायोफाइट्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फाइटोप्लैंक्टन्स। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि पादप प्लवक। जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो जो समुद्री खाद्य श्रृंखला होती है उसमें उसी प्रकार की भूमिका रखते हैं, उसी प्रकार का रोल निभाते हैं जैसे कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घासों का महत्व होता है। तो जो समुद्री वातावरण है उसमें मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है कि समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन्स मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन्स ही उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? ऑप्शन है ए गाय, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी बाघ और ऑप्शन डी हरे पौधे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरे पौधे। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक के अंतर्गत शामिल किया जाता है हरे पौधों को, क्योंकि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जबकि बाघ, मोर और गाय ये सभी उपभोक्ता होते हैं। ये परपोषी जीव होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर निर्भर करते हैं या पौधों पर निर्भर करते हैं, तो ये उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जबकि उत्पादक घटक में होते हैं हरे पौधे। एक्सप्लेनेशन है इसकी, जैविक घटकों में से हरे पौधे उत्पादक घटक के अंतर्गत आते हैं। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है ए शाकाहारी जंतु, ऑप्शन बी मांसाहारी जंतु, ऑप्शन सी सर्वभक्षी जंतु और ऑप्शन डी हरित पादप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरित पादप। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत शामिल किया जाता है हरित पादपों को, यानी उत्पादकों को हम प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत शामिल करते हैं। एक्सप्लेनेशन है, वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं वो प्राथमिक पोषक स्तर या फिर प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं। ऑप्शन है ए परजीवी, ऑप्शन बी वियोजक, ऑप्शन सी उत्पादक और ऑप्शन डी उपभोक्ता।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। यानी जो हरे पौधे होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, वो जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। क्योंकि जो जैविक संगठक होते हैं, जैसे कि जीव जंतु और मनुष्य, वो अपने खाद्य के लिए, वो अपने आहार के लिए उत्पादकों पर यानी कि पौधों पर निर्भर करते हैं। और पौधे अजैविक संगठक जैसे कि मिट्टी से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करके उन्हें जैविक घटक से अजैविक घटक से जैविक घटकों को रूपांतरित करते हैं। तो जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं उत्पादक। और वियोजक भी जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि जो वियोजक होते हैं वो अजैविक तत्वों को जैविक तत्वों में, निर्जीव जैविक तत्वों को अजैविक तत्वों में वापस परिवर्तित कर देते हैं। तो वैसे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोत के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है हमारा, स्वपोषी यानी कि स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो पेड़ पौधे अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं उन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषण स्तर के उत्पादन से है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक संगठकों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहले तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, एक जैविक संगठक, दूसरे अजैविक संगठक। जो जैविक संगठक होते हैं उन्हें भी हम 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं, एक स्वपोषी संगठक यानी ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, एक परपोषित संगठक यानी कि हिट्रोट्रोपिक कंपोनेंट। जो स्वपोषित संगठक होते हैं यानी कि ऑटोट्रोपिक कंपोनेंट, वे प्रकाश संश्लेषण और रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं और इन्हें हम प्राथमिक पोषक या प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं परपोषित जंतुओं को, जो अपने आहार के लिए दूसरे जीव जंतुओं पर यानी कि दूसरे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें कहते हैं परपोषित जंतु। जो स्वपोषित पौधों यानी कि प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, वो होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता प्राय द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। तृतीयक उपभोक्ता प्राय द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार प्राप्त करते हैं, जिसे हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे जो उत्पादक है, प्राथमिक उत्पादक हम पेड़ पौधों को कहते हैं, वो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से मृदा से खनिज और पोषक तत्व प्राप्त करके आहार निर्मित करते हैं। उत्पादकों को शाकाहारी खाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारियों को फिर मांसाहारी कहते हैं, जिन्हें मांसाहारी खाते हैं। शाकाहारियों को मांसाहारी खाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर मांसाहारियों को शीर्ष मांसाहारी खाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता। और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की तरफ होता है, यानी कि प्रथम पोषी स्तर से उच्च शीर्ष पोषी स्तर तक ऊर्जा का जो प्रवाह है वो होता रहता है। तो इस प्रकार से ये एक श्रृंखला बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है, पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। नहीं, ये गलत सुमेलित है, क्योंकि पर्वत जो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है वो है महासागर, ना कि पर्वत। तो 1 हमारा बिल्कुल गलत सुमेलित है। महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी है, अजैविक अवयव जीवाणु। यह भी बिल्कुल गलत सुमेलित है, क्योंकि जीवाणु जैविक अवयव है, ना कि अजैविक अवयव, इसलिए यह भी हमारा गलत सुमेलित है। नंबर 3 है हरे पौधे, यानी ऑप्शन सी है हरे पौधे। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किए जाते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है।
इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे सही पूछा गया है। और ऑप्शन नंबर डी है वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये भी हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के लिए ग्रीन हाउस गैसेज जिम्मेदार हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन गैसों को शामिल किया जाता है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही सुमेलित है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत शामिल है, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर, जीवाणु जैविक अवयव है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये गैसें उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है पारितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, यानी किन्हें हम डिकम्पोजर्स जीव कह सकते हैं। इनमें से कौन से जीव अपघटक जीव होते हैं, जिन्हें हम डिकम्पोजर के रूप में जानते हैं। नंबर 1 है विषाणु, नंबर 2 है कवक, नंबर 3 है जीवाणु। तो जो कवक होते हैं वो डिकम्पोजर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। और जो नंबर 3 है जीवाणु यानी बैक्टीरिया भी अपघटक के रूप में शामिल किए जाते हैं, जबकि विषाणु जो वायरस होते हैं वो अपघटक के रूप में शामिल नहीं किए जाते। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी कि कवक जिसे हम कहते हैं फंगस, और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, उन्हें हम अपघटक जीव के रूप में शामिल करते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, अपघटक जीव किसे कहते हैं। अपघटक जीव वे जीव होते हैं जो कि अपक्षय या सड़न की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे कि पोषक तत्वों का पुनः चक्रण हो सके। और अपघटक निर्जीव कार्बनिक तत्वों को अकार्बनिक यौगिकों में तोड़ देते हैं। सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत किस्म जैसे कि फफूंद, जीवाणु, गोलकृमि और प्रोटोजोआ और केंचुआ अपघटकों की भूमिका अदा करते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किन जीवों को अपघटक की श्रेणी में शामिल किया जाता है। फफूंद यानी कि कवक, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, गोलकृमि, प्रोटोजोआ और केंचुआ, इन सभी को अपघटकों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है। ऑप्शन है ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, ऑप्शन बी क्रस्टेशियाई डायटम हेरिंग, ऑप्शन सी डायटम हेरिंग क्रस्टेशियाई, और ऑप्शन डी क्रस्टेशियाई हेरिंग डायटम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। ये एक साधारण सी समुद्री आहार श्रृंखला है, जिसमें जो डायटम्स होते हैं वो उत्पादक होते हैं, क्रस्टेशियाई शाकाहारी होते हैं और हेरिंग मांसाहारी होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए डायटम क्रस्टेशियाई और हेरिंग। एक्सप्लेनेशन है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का जो क्रम है, डायटम जो कि स्वपोषी होते हैं, डायटम को खाते हैं क्रस्टेशियाई जो कि शाकाहारी उपभोक्ता होते हैं, और क्रस्टेशियाई को खाते हैं हेरिंग जो कि मांसाहारी उपभोक्ता होते हैं। अब बात करते हैं हम ऊर्जा का प्रभाव। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन है ए किण्वन में उत्सर्जित ऊष्मा, ऑप्शन बी वनस्पति में संरक्षित शर्करा, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा, और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। जो पारिस्थितिकी निकाय है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स होता है, ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सौर ऊर्जा। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है। ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी बायोमास, ऑप्शन सी कार्बन, और ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र में जो प्रेरक बल के रूप में काम करता है वो है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है।
जो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, बायोस्फीयर, जो हमारा जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र बायोस्फीयर इकोसिस्टम होता है, उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशा ही होता है, यानी ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में ही होता है। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषक पदार्थों का प्रवाह होता है वो तो चक्रीय होता है, लेकिन जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो अचक्रीय होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह अचक्रीय होता है, ऊर्जा का कोई चक्रीय रूप नहीं होता है, जबकि पोषक पदार्थों का जो प्रवाह होता है वो चक्रीय होता है। ऑप्शन नंबर सी है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय नहीं घटता है, बल्कि प्रत्येक पोषण स्तर पर जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में रूपांतरित होती है, तो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा की केवल 10% मात्रा का ही स्थानांतरण हो पाता है, शेष 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। हर पोषण स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित हो पाती है। तो इसलिए कथन सी हमारा गलत है कि हर पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का जो सापेक्षिक क्षय है वो घटता जाता है। ये गलत है। 90% ऊर्जा का ही क्षय होता है, किसी भी पोषण स्तर पर हो वो 90% ऊर्जा का ही क्षय होगा और 10% ऊर्जा ही एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है। और ऑप्शन नंबर डी है, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो ये कथन भी हमारा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र धरती पर स्थापित सभी पारिस्थितिकी प्रणालियों का योग है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% नियम, जिसे हम कहते हैं 10% लॉ, किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना। ऑप्शन बी, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। ऑप्शन सी, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। और ऑप्शन डी, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। और ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना कहलाता है 10% नियम। 10% नियम के अंतर्गत उसे शामिल करते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचती है तो केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक हो पाता है, शेष 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है, जिसे हम कहते हैं 10% लॉ, यानी कि 10% का नियम। और ये लिंडमान के द्वारा दिया गया था 1942 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। लिंडमान ने 1942 में 10% का नियम यानी कि 10% लॉ दिया था। इनके अनुसार शाकाहारी जंतु उत्पादक की यानी कि हरे पेड़ पौधों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का केवल 10% भाग ही अपने में संचित करते हैं। और जब कोई मांसाहारी जंतु इस शाकाहारी जंतु को खाता है तो वो शाकाहारी की 10% ऊर्जा ही संचित कर पाता है। इस प्रकार से खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को ही अपने शरीर में रूपांतरित कर पाता है। तो ध्यान रखिएगा 10% लॉ क्या है, ऊर्जा का एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जो स्थानांतरण होता है वो केवल 10% ही हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन है ए, हमेशा सीधा। ऑप्शन बी, शायद सीधा और उल्टा। ऑप्शन सी, हमेशा उल्टा। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, हमेशा सीधा होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है। जैसे मान लीजिए ये पारिस्थितिकी पिरामिड है, ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और ये शीर्ष उपभोक्ता। तो जो मान लीजिए प्राथमिक उत्पादक के अंतर्गत 1000 यूनिट ऊर्जा की मात्रा है,
तो जब इस 1000 यूनिट को जब उत्पादकों को यानी कि हरे पेड़ पौधों को कोई शाकाहारी जंतु खाता है, तो वो जो 1000 यूनिट यहाँ ऊर्जा की मात्रा है, जब वो एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है, तो इसका केवल 10% ही अगले पोषण स्तर में जा पाता है, यानी कि केवल 100 यूनिट ही अगले पोषण स्तर में जा पाएगी। फिर जब कोई मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु को खाएगा, तो वो भी इसकी केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में जा पाएगी, यानी कि केवल 10% ऊर्जा ही 10 यूनिट ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में जाएगी। और फिर जब कोई शीर्ष मांसाहारी इस मांसाहारी को खाएगा, तो उसकी भी केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में जा पाएगी, यानी कि केवल 1 यूनिट ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में जा पाएगी। इसीलिए जो शीर्ष मांसाहारी होते हैं उन्हें सबसे कम ऊर्जा प्राप्त होती है, क्योंकि प्रथम पोषी स्तर से शीर्ष पोषी स्तर पर ऊर्जा के स्थानांतरण से जो ऊर्जा की मात्रा है वो घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन है इसकी। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर में पहुंचती है, तो प्रत्येक स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषण स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का द्योतक होता है। समुद्र में जो जैव भार का पिरामिड होता है वो प्राय उल्टे होते हैं, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि समुद्र में जैव भार यानी कि बायोमास का जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, क्योंकि मछलियों की जो जैव मात्रा होती है वो पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन्स की जैव मात्रा से बहुत अधिक होती है। इसलिए जो बायोमास का पिरामिड होता है वो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तो सीधा होता है, लेकिन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात ऑप्शन है ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी स्थिर रहती है और ऑप्शन डी बढ़ सकती है या घट सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी घटती है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घट जाती है। एक्सप्लेनेशन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है और ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार यानी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ ह्रास होता है, यानी जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो उसका ह्रास होता है, वो घटती है, अर्थात हर पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। इसीलिए शीर्ष मांसाहारियों को सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन है ए शाकाहारी को, ऑप्शन बी मांसाहारी को, ऑप्शन सी सर्वाहारी को और ऑप्शन डी अपघटक को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्वाहारी को। पारिस्थितिकी तंत्र में जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है वो होता है सर्वाहारियों को, जो घास भी, पेड़ पौधे भी और मांस दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम की आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 से 4 पोषण स्तर होते हैं और सर्वाहारियों को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव भार का पिरामिड यानी कि बायोमास का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है। ऑप्शन है ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी घास स्थल और ऑप्शन डी शुष्क स्थल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी तालाब, यानी कि समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र में या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होता है, जो बायोमास का पिरामिड होता है, वो उलट जाता है। इस प्रकार से बनता है बायोमास का पिरामिड समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, इस प्रकार से बनता है, वो उलट जाता है, जबकि जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो ध्यान रखना है कि जीव भार का पिरामिड तालाब पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र यानी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। एक्सप्लेनेशन है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जैव भार के
रेखा चित्रीय निरूपण को कहते हैं जीव भार का पिरामिड। और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड सीधा होता है यानी कि अपराइट होता है, जबकि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि तालाब, समुद्र आदि में जीव भार यानी कि बायोमास का पिरामिड उलट जाता है, अर्थात उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है ए समुद्री, ऑप्शन बी घास का मैदान, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी टुंड्रा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। बायोमास का जो उल्टा पिरामिड हो सकता है वो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। आज के लिए इतना ही। इससे आगे अब हम कल डिस्कस करेंगे जैव वानिकी और जैविक आवर्धन। इससे आगे अब हम कल डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको इसका पीडीएफ इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जोड़ दिया जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।